हेलो दोस्तों, बीएड विद स्नेहू अंजलि चैनल में आपका स्वागत है। मैं स्नेहू अंजलि आज आपके साथ केमिस्ट्री के लेसन प्लान नंबर 6 के बारे में बात करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लेसन प्लान का नंबर लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है पाठ योजना संख्या 6। उसके बाद छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे या फिर छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे। जो आप बना रहे हैं उनका नाम लिखना होता है। जैसे कि मैं ये लेसन प्लान जो है वो मैंने बनाया है, तो यहाँ पे मैंने अपने नाम हाइड करके रखा है। फिर उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे। जिस स्कूल में आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है वहाँ का हम नाम लिखते हैं। जैसे कि मेरे स्कूल का जो नाम था वो राजकीयकृत मध्य विद्यालय जेठवी हाजीपुर था। आप वहाँ का लिखेंगे जहाँ आपको सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि को लिखने के बाद हम प्रकरण पे आएंगे। याद रहे कि जो अवधि होता है हर स्कूल का अलग अलग होता है। मैं जहाँ गई थी वहाँ 40 मिनट्स के थे, लेकिन कहीं कहीं 45 मिनट्स भी होते हैं और कहीं 35 मिनट्स भी होते हैं। फिर विषय को लिखेंगे, जिस विषय को हमें पढ़ाना होता है, या फिर उसका हम प्रकरण लिखते हैं। तो जैसे कि मेरा प्रकरण है संश्लेषित रेसे एवं प्लास्टिक। तो प्रकरण लिखने के बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपका सभी लेसन प्लान में एक जैसा ही होता है। आप जनरली लेसन प्लान में जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं वो समान ही होते हैं। आप 5, 6, 7 लिख सकते हैं। मैंने यहाँ 5 ही लिखा है क्योंकि सभी में थोड़ा बहुत का डिफ़र होता है, बाकी सब एक जैसा ही होता है, तो मैंने बस यहाँ सिर्फ 5 ही लिखा है। सबसे पहले जो लेसन प्लान का मेरा जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स है वो नंबर 1 ये है कि छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। थर्ड है छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। फोर्थ है छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना। और 5 नंबर है छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता तथा महत्व को बताना। फिर हम जब जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख लेंगे तो उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखेंगे। तो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है वो हमारे प्रकरण यानी कि टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो पहला जनरल ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि छात्र संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशों को परिभाषित कर सकेंगे। फिर सेकेंड है छात्र प्राकृतिक रेशों के उदाहरण को बता सकेंगे, यानी कि जो नेचुरल फाइबर होता है बच्चे उसके बारे में एग्जाम्पल बता सकेंगे। फिर थर्ड है छात्र प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशों में अंतर बता सकेंगे। इट मीन्स कि जो नेचुरल और आर्टिफिशियल जो फाइबर होता है उसके बारे में बच्चे यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य को कंप्लीट करने के बाद हम शिक्षण विधि पे आएंगे। शिक्षण विधि में हम व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और सह प्रदर्शन विधि का लिखेंगे, क्योंकि जो भी हम टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं हमें उसका नाम यहाँ पे लिखना होता है। फिर हम सहायक सामग्री के बारे में लिखेंगे, जैसे कि हो गया चॉक, डस्टर, शामपट, ईटीसी। जो भी चीज़ हम सहायक सामग्री एज ए TLM यूज़ करेंगे वहाँ पे हम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। फिर पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्र जो है वो विभिन्न प्रकार के रेशो यानी कि फाइबर्स का, जैसे कि ऊन, सूती, रेशमी और आदि जो कपड़े होते हैं उनकी जानकारी रखते हैं। फिर पूर्व ज्ञान को कंप्लीट करने के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न पे आते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में जनरली 3 कॉलम बनाए जाते हैं, और यहाँ पे जो पहला कॉलम होता है वो क्रम संख्या होता है, दूसरा कॉलम जो होता है छात्र अध्यापिका क्रिया होता है, और तीसरा कॉलम जो होता है वो छात्र क्रिया होता है। तो इसमें कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से और बच्चे उसका आंसर देते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है जो कि हम सर्दी के दिनों में कौन से कपड़े पहनते हैं, तो बच्चे वहाँ पे उत्तर देते हैं कि गर्म व स्वेटर इत्यादि। फिर सेकंड क्वेश्चन है स्वेटर किससे बनाया जाता है, तो ऊन से। फिर इसी जो आंसर जो बच्चे देते हैं उसी से थर्ड क्वेश्चन बना है कि ऊन किससे बना है, तो रेशा कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम प्राकृतिक रेशो एवं संश्लेषित रेशो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उद्देश्य कथन को कंप्लीट करने के बाद हम प्रस्तुतिकरण पे आएंगे। तो प्रस्तुतिकरण में हम जनरली 4 कॉलम बनाते हैं। जैसे पहला होता है शिक्षण बिंदु, दूसरा होता है छात्र अध्यापिका या फिर छात्र अध्यापक कार्य, छात्र क्रिया और शामपट वर्क। जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे वर्क करते हैं यहाँ पे हमें वहाँ पे बताना होता है। तो सबसे पहला जो मेरा शिक्षण बिंदु है वो है प्राकृतिक रेशा यानी कि नेचुरल फाइबर। तो यहाँ से जो छात्र अध्यापिका है वह प्रश्न करती है क्या आप जानते हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे निर्मित होते हैं, तो छात्र वहाँ पे उत्तर देंगे। हर छात्र का अलग अलग उत्तर होगा। फिर वहाँ से जो शिक्षिका होंगी वो स्पष्टीकरण देंगी कि पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े से निर्मित होते हैं। कपड़ों को प्राकृतिक व मानव निर्मित रेशों से बनाया जाता है, यानी कि जो कपड़े जो हम पहनते हैं वो आर्टिफिशियल नेचुरल दोनों फाइबर से बनाया जाता है।
वैसे रेशे जो प्राकृतिक चीज़ों से प्राप्त की जाती हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं, जैसे कपास, ऊन, जूट, रेशम आदि। ये सब जो है कुछ एग्जाम्पल देके हम बच्चों को बताएंगे कि जो नेचुरल फाइबर होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है। फिर जैसे पौधे एवं जंतुओं से भी प्राप्त किए जाते हैं। फिर यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर मेरा दूसरा शिक्षण बिंदु होगा वो संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे, यानी कि आर्टिफिशियल जो आपका फाइबर होता है उसके बारे में हम बच्चों को बताएंगे। तो यहाँ से हम प्रश्न करेंगे कि क्या हमारे द्वारा पहनने जाने वाले सभी कपड़े प्राकृतिक रेशों से निर्मित होते हैं। तो छात्र वहाँ उत्तर देंगे कि नहीं, जो कुछ कपड़े जो होते हैं मानव निर्मित से भी बने होते हैं। तो फिर वहाँ पे जो शिक्षिका होंगी वो स्पष्टीकरण में बताएंगी कि वैसे कपड़े जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। रेयॉन, पॉलिस्टर, ईटीसी के बारे में हम बच्चों को बताएंगे। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि संश्लेषित रेशे क्या है। तो वहाँ पे जो उत्तर देंगी कि संश्लेषित रेशा छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुलक के बारे में हम बच्चों को बताएंगे कि जो तो मेरा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा वो पॉलीमर होगा। तो यहाँ से बच्चों के बारे से हम क्वेश्चन करेंगे कि पॉलीमर या बहुलक क्या है। तो वहाँ पे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वहाँ पे टीचर जो है स्पष्टीकरण में बताएंगे कि बहुलक या पॉलीमर बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनते हैं। और पॉलीमर जो होता है वो ग्रीक लैंग्वेज है, और ये जो है ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पॉली तथा मर, जिसका अर्थ होता है पॉली मतलब अनेक और मर मतलब भाग या इकाई, यानी कि यूनिट्स। फिर उसके बाद हम यहाँ पे एग्जांपल बताएंगे कि रेयॉन, पॉलिस्टर, ईटीसी। फिर हम यहाँ पे नोट में बच्चों को बताएंगे कि बहुलक जो है प्राकृतिक में भी पाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होती है। फिर छात्र क्या होंगे, यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उस चीज़ को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। फिर यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड पे कुछ बताएंगे कि पॉलीमर जो होता है वो दो शब्दों से बना होता है, पॉली और मर। फिर पॉली का मतलब होता है अनेक, और जो मर होता है उसका मतलब होता है यूनिट्स या भाग इकाई, ईटीसी। फिर प्रस्तुतिकरण को कंप्लीट करने के बाद हम मूल्यांकन प्रश्न बनाएंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न में हम बच्चों से यही पूछेंगे कि संश्लेषित रेशे क्या है और बहुलक से आप क्या समझते हैं। फिर हम कुछ बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं, बहुलक ग्रीक भाषा के किन शब्द से बना है, या फिर तीसरा क्वेश्चन है रेयॉन, पॉलिस्टर कौन सा रेशा है। फिर वहाँ से फिर एक निरीक्षण कार्य के बारे में भी लिखेंगे कि निरीक्षण कार्य वो होता है जब बच्चे अपने क्लास में जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखवाती हैं, तो लिखवाने के बाद जो बच्चे को नोट करने के लिए बोलती हैं, तो उस समय क्या होता है कि टीचर खाली होती हैं, तो वो बच्चों को देखती हैं क्लास में घूम घूम कर कि वो क्या कर रहे हैं, नोटबुक में नोट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। निरीक्षण कार्य को कंप्लीट करने के बाद फिर हम गृह कार्य के बारे में लिखेंगे। तो गृह कार्य में कुछ बच्चों को क्वेश्चन देते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है संश्लेषित एवं प्राकृतिक रेशों की परिभाषा लिखें। दूसरा क्वेश्चन बच्चों को देंगे प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशों में अंतर सुधारण सहित लिखें। फिर इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पे अपने पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर करवाएंगे और फिर यहाँ पे हम अपना खुद सिग्नेचर करेंगे। तो उसके बाद एक ये कंप्लीट लेसन प्लान हमारा तैयार हो जाता है। होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।